नमस्कार दोस्तों। रेडॉक्स अभिक्रिया के इस अध्याय में अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? नाम के अंदर दो शब्द आ रहे हैं, विद्युत और रासायनिक। इसका एक नाम है डैनियल सेल और इसका दूसरा नाम है वोल्टिक सेल। दोनों इसी के नाम है, चाहे आप डैनियल सेल कहो चाहे वोल्टिक सेल कहो। ठीक है, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो ऐसी एक युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन करती है विद्युत ऊर्जा में, वह विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। देखो ये कैसे काम करती है। विद्युत रासायनिक सेल के अंदर दो अर्ध सेल होते हैं, एक ये वाला अर्ध सेल, एक मतलब ये जो दो बीकर हैं इनको दो अर्ध सेल कहते हैं। ये पहला ये अर्ध सेल, इसका नाम है ऑक्सीकरण अर्ध सेल और इसका नाम है अपचयन अर्ध सेल। ठीक है, ऑक्सीकरण अर्ध सेल जो होता है इसके अंदर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अपचयन अर्ध सेल जो होता है इसके अंदर अपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब ये किस किस के बने होते हैं वो देखो आप। ऑक्सीकरण अर्ध सेल जो होता है इसमें एक जिंक की छड़ होती है। ठीक है, ये जिंक की एक छड़ होती है और ये जो जिंक की छड़ है ये जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है, जिसकी सांद्रता 1 मोलर यानी कि 1 m होती है। ठीक है, इधर अपचयन अर्ध सेल जो होता है इसमें कॉपर की एक छड़ होती है और ये कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है। ठीक है, दोनों छड़ें आपस में विद्युत परिपथ द्वारा जुड़ी रहती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों का गमन होता है। इसको हम बाह्य परिपथ भी कहते हैं। दोनों अर्ध सेल, चाहे वो ऑक्सीकरण अर्ध सेल हो चाहे वो अपचयन अर्ध सेल हो, दोनों अर्ध सेल आपस में आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से तो ये जुड़ते हैं विद्युत परिपथ से, लेकिन आंतरिक रूप से ये जुड़े रहते हैं एक लवण सेतु से। लवण सेतु एक कांच की यू आकार की नली होती है। लवण सेतु क्या होती है? एक कांच की यू आकार की नली होती है लवण सेतु, जिसके अंदर अमोनियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्राइट यानी कि KNO3 और NH4Cl, ये दो अवयव का पेस्ट भरा रहता है ना। द्रव अवस्था में नहीं होते, इनका पेस्ट होता है। ये जो लवण सेतु है ना, इसका कार्य क्या है? इस लवण सेतु का कार्य होता है कि दोनों अर्ध सेलों के मध्य में विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है आयनों के द्वारा। विद्युत उदासीनता को आयनों के द्वारा बनाए रखता है कौन? लवण सेतु। दूसरा, ये परिपथ को भी पूर्ण करता है। ये दो इसके कार्य हो गए लवण सेतु है। अब देखो आप, ये जो पूरा उपक्रम है, इस उपक्रम के अंदर अभिक्रिया क्या होती है वो देखते हैं हम। पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो जिंक की छड़ है, ये जिंक की छड़ एनोड का काम करती है और इसके ऊपर ऋणावेश होता है। कॉपर की जो छड़ होती है ये कैथोड का काम करती है और इसके ऊपर धनावेश होता है। ठीक है, कोई भी सेल जिसमें अगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है तो वो हमेशा एनोड का काम करता है और जिसमें अपचयन अभिक्रिया होती है वो हमेशा कैथोड का काम करता है। ठीक है, अब आपने अभी तक जितने भी सेल पढ़े होंगे या जहाँ भी आपने देखा होगा वहाँ पर कैथोड हमेशा ऋणात्मक होता है, यहाँ पर कैथोड धनात्मक है, और एनोड हमेशा धनात्मक होता है, यहाँ एनोड ऋणात्मक है। इसका एक कारण है कि इसका कारण मैं आपको अभिक्रिया में बताता हूँ। देखो, ऑक्सीकरण अर्ध सेल, इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है जिसमें जिंक ऑक्सीकृत होकर Zn+2 में बदल जाता है। ये जो जिंक की छड़ थी ना, उस जिंक की छड़ का ऑक्सीकरण होता है और वो Zn+2 में बदल जाता है और ये दो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये परिपथ से होते हुए और इस तरफ गमन करते हैं। ठीक है, तो जिंक की छड़ जो है वो Zn+2 में परिवर्तित हो जाती है। तो इसका जो जिंक की छड़ का धीरे धीरे भार कम होता जाता है क्योंकि इसमें से जिंक हटता जाता है इसलिए, और इसकी जिंक की छड़ पर अधिकतम मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, एक जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कई सारे जिंक कई सारे इलेक्ट्रॉन देंगे, इसलिए इसके ऊपर होता है ऋणावेश। इसलिए इसके ऊपर कौन सा आवेश आता है? ऋणावेश आता है इसलिए इसके ऊपर। ठीक है, बाकी एनोड तो होता धनावेश ही है, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल के अंदर एनोड जो होता है वो ऋणावेशित होता है। ठीक है, अब देखो अपचयन अर्ध सेल में क्या होता है? इसमें अपचयन अभिक्रिया होती है जिसमें विलयन में पहले से उपस्थित कॉपर+2 के जो आयन होते हैं, विलयन में सुनना अच्छी तरह, विलयन में पहले से उपस्थित कॉपर+2 के आयन और जिंक से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं। दो इलेक्ट्रॉन जो जिंक की तरफ से आते हैं उनको ग्रहण कर लेते हैं और कॉपर का निर्माण करते हैं। ये जो कॉपर बनता है ना, ये इस धातु की छड़ पे, कॉपर की धातु की छड़ पे चिपकता रहता है, अवक्षेपित निक्षेपित होता रहता है और इससे कॉपर की छड़ का जो भार है वो बढ़ता रहता है। जिंक की छड़ का भार तो कम हो रहा है क्योंकि उस पर जिंक हट रहा है और कॉपर की छड़ के ऊपर से कॉपर इकट्ठा होता रहता है। विलयन में उपस्थित
कॉपर प्लस टू के जो आयन हैं ये इधर से आने वाले 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं और वो बदल जाते हैं कॉपर के अंदर, और वो कॉपर की सड़क पे ही जमा हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे विद्युत रासायनिक सेल काम करता है वैसे वैसे क्या होता है कि जिंक के भार में कमी होती है और कॉपर की छड़ के भार में वृद्धि होती है। ठीक है, अब देखो हम अभिक्रिया पढ़ते हैं। ये जो अभिक्रिया है ये हो रही थी आपके जिंक के ऊपर, Zn प्लस टू और 2 इलेक्ट्रॉन, और ये वाली जो अभिक्रिया है ये कॉपर पे हो रही थी, कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन और कॉपर। पूर्ण अभिक्रिया कैसे लिखते हैं? पूर्ण अभिक्रिया बोलो, संपूर्ण अभिक्रिया बोलो, एक ही बात है। सबसे पहले हमको इसमें क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देने हैं। जो चीज़ क्रियाकारक की तरफ थी वो क्रियाकारक की तरफ लिख दो। एक तो जिंक था वो आपने लिख दिया, एक कॉपर प्लस टू ये रहा वो आपने लिख दिया, फिर इधर जिंक Zn प्लस टू वो ये रहा, फिर इधर कॉपर वो ये रहा। तो संपूर्ण अभिक्रिया क्या बनती है? Zn प्लस कॉपर प्लस टू गिव्स Zn प्लस टू प्लस कॉपर, ये इसकी संपूर्ण अभिक्रिया बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्युत रासायनिक सेल में हमें इलेक्ट्रॉन मिलते जाते हैं, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन आते हैं जो कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये था आपके विद्युत रासायनिक सेल। अब देखो सेल का निरूपण कैसे किया जाता है। मान लो अभी तो हमने जिंक का और कॉपर का सेल बनाया, अब मान लो कोई बनाना चाहे कि मैं तो सिल्वर का और निकल का सेल बनाऊं, तो हमें बार बार उसको पूरा का पूरा चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसे समझाने के लिए हम सेल का निरूपण कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखो सेल का निरूपण। सबसे पहले थी जिंक की छड़, तो हमने यहाँ जिंक की छड़ बना दी, ये जिंक की छड़ हो गई। ठीक है, जिंक की छड़ किस में डूबी हुई थी? जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी हुई थी जिसकी सांद्रता 1 m थी, वो अपन ने यहाँ लिख दिया। इधर थी कॉपर की छड़, ठीक है, ये किस में डूबी हुई थी? कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई थी। ठीक है, इन दोनों को एक सिंगल लाइन से पृथक किया जाता है। ये देखिए आप, जिंक और जिंक सल्फेट के विलयन में एक सिंगल लाइन आ रही है ये वाली, कॉपर और कॉपर सल्फेट के विलयन में एक सिंगल लाइन आ रही है ये वाली, आ रही है ना। तो सिंगल लाइन से पृथक किया जाता है धातु और उनके विलयन को। अब देखो आप, ये जो दोनों हैं कॉपर सल्फेट के और जिंक सल्फेट के जो अर्ध सेल थे ये लवण सेतु से जुड़े हुए थे दोनों आंतरिक रूप से, तो इसको लवण सेतु से दर्शाया जाता है। एक 2 लाइनों को, 2 लाइन का मतलब है लवण सेतु। ठीक है, ये 2 लाइन का मतलब क्या हो गया? लवण सेतु हो गया। और दोनों जिंक और कॉपर की छड़ बाहरी परिपथ से जुड़ी रहती है, वो ये रहा बाहरी परिपथ जिसमें इलेक्ट्रॉनों का गमन होता है। तो इस प्रकार से किसी भी सेल का निरूपण किया जा सकता है। अब देखो आप, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ अपचयन हो रहा है। अब और ये ऑक्सीकरण अर्ध सेल है, ये अपचयन अर्ध सेल है, ये एनोड का काम करता है, ये कैथोड का काम करता है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इस प्रकार से हमने ऊपर जो हमने पूरा पढ़ा उसको एक छोटे से रूप में समझा दिया। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रोड विभव, किसी भी सेल में इलेक्ट्रोड और उसके विलयन के मध्य आवेश के अंतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे मेरे पास में ये जो था एक अर्ध सेल जिसमें जिंक की छड़ लगी हुई थी और ये जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी हुई थी, तो इस जिंक की छड़ और जिंक सल्फेट के विलयन के मध्य में आवेश का अंतर होता है। यानी कि जिंक के ऊपर जो आवेश है वो, और विलयन में जो आयन है उनमें जो उन पर जो आवेश है वो, उनमें क्या होता है? अंतर होता है। उसी अंतर को इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। अगर ये ऑक्सीकरण अर्ध सेल में अंतर आ रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। अपचयन अर्ध सेल में आ रहा है तो उसको बोलते हैं अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो धातु की छड़ और विलयन में जो आयन है इन दोनों के मध्य में आयनों पर जो आवेश होता है उस पर, और धातु पर जो इलेक्ट्रॉन है उन पर आवेश का अंतर होता है। उसी आवेश के अंतर को बोला जाता है इलेक्ट्रोड विभव। फिर हम बोलते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। इनको 2 भागों में बटा हुआ है। इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रोड विभव का मान। माइनस में भी आता है इसका आंसर और प्लस में भी आता है इसका आंसर। ठीक है, अब आता है आपके विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। दोनों अर्ध सेलों के मध्य इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, एक ये वाला अर्ध सेल था, एक ये वाला अर्ध सेल था। पहला वाला था ऑक्सीकरण अर्ध सेल, दूसरा वाला था अपचयन अर्ध सेल। ठीक है, इस पूरे अर्ध सेल में इलेक्ट्रोड और इस विलयन के मध्य में जो अंतर था उसको हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। इधर वाला जो इलेक्ट्रोड है वो और इसके विलयन के मध्य में जो आवेश का अंतर था उसको आपने नाम दिया अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य में वोल्ट मीटर की सहायता से अगर हम अंतर पता लगाना चाहते हैं कि इन दोनों के मध्य में कितना इलेक्ट्रोड विभव का अंतर है, तो उसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल ईएमएफ।
एक के अंदर तो क्या नाम बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉन विभव, इधर वाले के लिए भी इलेक्ट्रॉन विभव, इधर वाले के लिए भी इलेक्ट्रॉन विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव, अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव। लेकिन जब दोनों अर्ध सेलों के मध्य में इलेक्ट्रॉन विभव का अंतर पता लगाया जाता है तो उसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, जिसका सूत्र क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। यानी कि कैथोड वाला जो इलेक्ट्रॉन विभव है, इधर वाला जो वो था आपके अर्ध सेल, उसमें इलेक्ट्रॉन विभव का कितना मान आ रहा है, उसमें से एनोड वाले का इलेक्ट्रॉन विभव के मान को माइनस किया जाता है। तो कैथोड वाले में से एनोड वाले को माइनस किया जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, और इसको ई दायां माइनस ई बायां भी कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ फिक्स है कि हमेशा हमेशा इधर की तरफ जो है वो कैथोड ही लगेगा। तो ये आपके दायां भाग है, इधर की तरफ कैथोड लगेगा, इसके मान में से इसके मान को माइनस करना है आपको, इसलिए इसको ई कैथोड माइनस ई एनोड या ई दायां माइनस ई बायां भी कहते हैं। ठीक है, अब इनके मान ज्ञात कैसे किए जाते हैं, वोल्ट मीटर की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं। लेकिन मान लो हमें एक ऐसा किसी एक का ही मान ज्ञात करना हो तो हमें इस इधर वाले अर्थ सेल की जगह पे एक ऐसा अर्थ सेल लगाना पड़ता है जिसका इलेक्ट्रॉन विभव शून्य हो, जीरो हो। इस बात को आप समझना। मान लो मुझे केवल जिंक का पता करना है कि जिंक का इलेक्ट्रॉन विभव कितना है, तो मुझे दोनों अर्थ सेल, ये तो हो गया ऑक्सीकरण अर्थ सेल, अपचयन अर्थ सेल के स्थान पर मुझे एक ऐसा इलेक्ट्रॉन विभव लगाना पड़ेगा जिसका इलेक्ट्रॉन विभव का मान शून्य आएगा, होता है, शून्य होता है। ऐसा हम बनाएंगे जिसका इलेक्ट्रॉन विभव का मान क्या है, शून्य है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में वोल्ट मीटर लगाऊंगा, है ना, तो क्या होगा, केवल मान किसका आएगा, इसका तो शून्य हो गया। ठीक है, केवल इसका मान आएगा जिंक वाले का। इस ऐसे युक्ति को कहते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पूरा नाम है इसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैं मानक लिखना भूल गया था, इसलिए वो मैंने बाद में लिखा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इंग्लिश में बोलते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वह इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड विभव का मान शून्य होता है उसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिसका जिसका इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या है, शून्य होता है, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब आती है आपके रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार। देखो, पहली अभिक्रिया है योग अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, योग अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिनमें एक या अधिक तत्व या यौगिक योग कर उत्पाद देते हैं उनको हम योग अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया बहुत इजी है, लेकिन हमें इसको समझाना किस आधार पर है, रेडॉक्स अभिक्रिया के आधार पर समझाना है। तो कैसे होगी, देखो अभिक्रिया, ये योग अभिक्रिया है। C+O2 CO2, मीथेन प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये क्रियाकारक हैं, इन क्रियाकारकों की क्रिया से उत्पाद बन रहे हैं। तो एक योग, ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, एक योग अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अब इसको हमको समझना है किस आधार पर, रेडॉक्स अभिक्रिया के आधार पर समझना है। देखो, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो शून्य है, क्योंकि एक तो तत्व है और एक अणु है, इसलिए। अब इस पूरे यौगिक में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के ऊपर ऑक्सीकरण अंक आता है +4 और ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन जो है ये तो बदल रहा है 0 से +4 के अंदर, और ऑक्सीजन जा रही है 0 से -2 के अंदर। तो इसमें तो हो रहा है आपके ऑक्सीकरण, इसमें तो हो रहा है ऑक्सीकरण, और इसमें हो रहा है आपके अपचयन। ठीक है, तो एक का कार्बन का तो हो रहा है ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का हो रहा है अपचयन। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, एक और अभिक्रिया देखो, मीथेन प्लस O2, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है। तो हमें ऐसी अभिक्रियाओं में हर तत्व के ऊपर ऑक्सीकरण अंक निकालना होता है। मीथेन में कार्बन के ऊपर कितना है, मीथेन में -4, हाइड्रोजन के ऊपर +4, मतलब कि +1 भी लिखोगे चल जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर 0 है क्योंकि ये अणु है, इसलिए। कार्बन के ऊपर +4, ऑक्सीजन के ऊपर -2। जल में हाइड्रोजन के ऊपर +1 और ऑक्सीजन के ऊपर -2। ठीक है, इस जगह आप सही कर लेना, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर +1 है। जब आप PDF बनाओगे तो PDF में ध्यान रखना, यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर आप +4 मत लिखना, +1 लिखना। ठीक है, अब देखो कौन किस में परिवर्तित हो रहा है ना, वो अपन देखते हैं। कार्बन -4 से कहाँ चला गया, +4 में चला गया। ठीक है, ऑक्सीजन 0 से कहाँ चली गई, -2 में चली गई। किसका मान अपरिवर्तित रहा, हाइड्रोजन का मान यहाँ भी पहले +1 था, यहाँ भी हाइड्रोजन का मान +1 है। इसका मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मीथेन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जो दहन अभिक्रिया हो रही है वो एक योग अभिक्रिया और एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। अब नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं अपन, अपघटन अभिक्रियाएं। इसमें यौगिक 2 या अधिक
भागों में विखंडित हो जाता है, मतलब एक यौगिक होता है वो दो भागों में बढ़ जाएगा। तो ये यौग अभिक्रिया का उल्टी अभिक्रिया है ये। इसका उदाहरण देखो, पोटेशियम क्लोरेट। नोट्स बनाओ जब इसका नाम लिखना KClO3 का पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड को आपने गर्म किया तो KCl बना और ऑक्सीजन गैस का निर्माण हुआ। यह विधि ऑक्सीजन की विधि है प्रयोगशाला में बनाने की। अगर हम ऑक्सीजन गैस को प्रयोगशाला में बनाना चाहते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करके बनाई जा सकती है। अब देखो यहाँ पर पोटेशियम में ऑक्सीकरण अंक है +1, Cl का है +5, ऑक्सीजन का होता है -2। पोटेशियम का +1, Cl का -1 और इसमें O का कितना है, 0 है। तो देखो अब आप इसमें पोटेशियम क्लोराइड में Cl जो है K का तो +1 है, तो इसमें तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। ठीक है, Cl +5 से चली गई -1 के अंदर और ऑक्सीजन -2 से चली गई 0 के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेशियम क्लोराइड जो है इसी में जो तत्व उपस्थित हैं उनका ऑक्सीकरण भी हुआ है और अपचयन भी हुआ है। तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, एक और अभिक्रिया देखो, जल को हमने विघटित किया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन गई ना। तो इसमें जल का देखो आप ऑक्सीकरण अंक, हाइड्रोजन का तो है +1, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना है, +1 और ऑक्सीजन का -2। तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ है, देखो आप हाइड्रोजन +1 से बदल गया 0 में और ऑक्सीजन -2 चले गए 0 के अंदर। एक का ऑक्सीकरण हो गया, एक का अपचयन हो गया। मतलब जल में ही हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का दोनों का ऑक्सीकरण और अपचयन हुआ है अलग अलग। इसको हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया और वो भी रेडॉक्स प्रकार की। अब आती है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें एक यौगिक के आयन या परमाणु दूसरे तत्व के आयन या परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो इन अभिक्रियाओं को। लेकिन रेडॉक्स के उससे पढ़े हम तो देखो ये अभिक्रिया आपकी कौन सी है, धातु विस्थापन अभिक्रिया। कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक से होती है तो कॉपर और जिंक सल्फेट बन जाता है। अभी हमने ऊपर विद्युत रासायनिक सेल में देखी थी अभिक्रिया, तो इसमें आप देखोगे कि कॉपर जो है वो यहाँ पर +2 के अंदर है और यहाँ पे कॉपर किस में, 0 में। यहाँ पर जिंक 0 के अंदर है, यहाँ जिंक किस में, +2 में। सल्फेट का तो दोनों तरफ -2 ही है। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉपर +2 से बदल गया 0 में तो इसका अपचयन हो गया और जिंक 0 से बदल गया +2 में तो इसका हो गया ऑक्सीकरण। तो ये धातु विस्थापन अभिक्रिया है और वो भी कौन सी, रेडॉक्स प्रकार की। अधातु विस्थापन अभिक्रिया, कैल्शियम की अभिक्रिया जल से कराई आपने तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गई। तो इसमें अगर अपन देखें तो कैल्शियम जो है वो 0 से कहाँ चला गया, +2 के अंदर चला गया और हाइड्रोजन +1 से कहाँ चली गई, 0 में चली गई। इसका मतलब ये अधातु विस्थापन अभिक्रिया है और उसके अंदर भी रेडॉक्स प्रकार की। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आ रही है आपके असमानुपातन अभिक्रिया। ठीक है, असमानुपातन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। कई परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्या अभिक्रिया होती है, देखो ये वे अभिक्रिया जिनमें किसी एक तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। मतलब तत्व एक ही, मान लो एक तत्व है, इसी का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और इसी का अपचयन भी हो रहा है। अब तक तो हमने जितनी भी अभिक्रियाएं पढ़ी थी उनमें अपन क्या देख रहे थे कि एक तत्व दो क्रियाकारक है, एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे का अपचयन हो रहा है। लेकिन अगर ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर क्रियाकारक एक ही है और उसी का ऑक्सीकरण हो रहा है और उसी का अपचयन हो रहा है, ठीक है, आगे क्या लिखा है वो देखो आप इसके अंदर, तथा वह अभिक्रिया में 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा रहा है। अभिक्रिया एक ही है और जो यौगिक ए है ना, ये अलग अलग यौगिकों के अंदर अभिक्रिया के अंदर 3 ऑक्सीकरण, अलग अलग 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा रहा है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था मध्यवर्ती होती है, असमानुपाती अभिक्रिया कहलाती है ना। देखो क्या होता है इसका मतलब, ये उदाहरण देखो आप इसके अंदर, H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। जब मैंने आपको ऑक्सीकरण अंक पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि हाइड्रोजन परऑक्साइड में जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर -1 आवेश होता है। बताया था आपको, याद नहीं आ रहा है तो आपको पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा। हाइड्रोजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर -1 आवेश होता है। केवल कब, जब वो परऑक्साइड के रूप में उपस्थित होते हैं तो। परऑक्साइड किसे कहते हैं, जब 2 ऑक्सीजन एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं तो उस बंध को बोलते हैं परऑक्साइड बंध। इसमें दोनों ऑक्सीजन के ऊपर -1 आवेश होता है, ऑक्सीकरण अंक होता है। ठीक है, अब देखो आप, जब हाइड्रोजन परऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो जल बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ना वो यौगिक ए है,
जिसका ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर -1 आवेश है ना, लेकिन जल का जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर -2 आवेश है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर 0 आवेश है। तो एक ही तत्व जो है वो 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा रहा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन -1, जल में ऑक्सीजन -2 और O2 में ऑक्सीजन 0 दर्शा रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें H2O2 का ऑक्सीकरण भी हो रहा है, H2O2 का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, और H2O2 3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, -2 और -1, -2 और 0। और इस पूरे अभिक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है वो कौन है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ये मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। कैसे? -2, फिर -1, फिर 0। तो देखो इसमें 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं, एक तो -2 वाली है, एक -1 वाली है और 0 वाली है। तो इसकी आ रही है मध्यवर्ती, यानी कि -1 वाली आ रही है इसके अंदर। एक और उदाहरण देखो आप इसके अंदर। जब फॉस्फोरस को यानी कि P4 को किसी क्षार के साथ जल में मिलाया जाता है, ठीक है, किसी क्षार के साथ अभिक्रिया की जाती है जलीय माध्यम में, तो इससे बनता है PH3 और H2PO2 माइनस। अपनी किताब में नोट्स बनाओ, जब PH3 का नाम लिखना फॉस्फीन, फॉस्फीन, ये PH3 का नाम है, ठीक है। देखो ये एक अणु है, इसका ऑक्सीकरण कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ना। ये P4 वो यौगिक है जिसका ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखो P4 जो है ना, ये जब 0 से चला गया +1 के अंदर तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। और जब P4 0 से चला गया -3 में तो इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। इसका मतलब अणु एक ही है P4, उसका ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, और ये 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा रहा है, 0, -3 और +1। ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं असमानुपातिक अभिक्रियाएं। और इस P4 की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो मध्यवर्ती है। कैसे है? -3, 0, +1। अगर हम माइनस से प्लस की तरफ जाएं तो P4 की देखो बीच वाली आ रही है, मतलब कि 0 आ रही है। तो इन दोनों उदाहरणों में हम देखें तो P4 और H2O2 असमानुपातन अभिक्रिया दर्शा रहे हैं। अगर आप कभी भी ऐसी अभिक्रियाएं देखो जिनमें कोई एक यौगिक का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा हो और वो 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा रहा हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं असमानुपातन अभिक्रिया। या आपसे कोई पूछ ले तो आप ऐसे बता सकते हो उसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर की तीनों अभिक्रियाएं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी ये वाली अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ओके।